हेलो व्यूअर्स। शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। मेडागास्कर में जेनजी प्रोटेस्ट, क्या यहाँ भी जेनजी प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्या कारण है इसके? आखिर क्यों नेपाल, मोरक्को और इंडोनेशिया के बाद यहाँ मेडागास्कर में भी ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है? युवा आंदोलन से सत्ता परिवर्तन और सामाजिक बदलाव क्यों चाहते हैं? क्या इसके कारण है? साथ ही इसमें जानेंगे कि आखिर नेपाल और मोरक्को में जो ये विद्रोह हुए उसके साथ इसका किस तरीके का रिश्ता है, किस तरह के हम इसमें समानताएँ देखते हैं और क्या ऐसे कारण हैं कि इस तरह के प्रोटेस्ट जो सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट है, अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से हम देख रहे हैं। आइए देखते हैं शिक्षा मार्ग आपके लिए क्या करता है। शिक्षा मार्ग आपके लिए इंसाइटफुल नॉलेज ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स प्रोवाइड कराता है, साथ ही डेप्थ डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट, ईज़ी एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, डिसिसिव एंड प्रिसाइज़ अप्रोच के साथ आपके करियर में आपका हमेशा साथी रहेगा। यहाँ का जो शिक्षा में मार्ग है उसका जो मोटो है वो लर्न, ग्रो, सक्सीड, अ पाथवे ऑफ सक्सेस। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर जेनजी प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, मेडागास्कर में ऐसे क्या हालात है। उसके पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये जो मेडागास्कर है उसकी जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वो कहाँ है। तो देखते हैं कि मेडागास्कर जो हिंद प्रशांत महासागर में एक आइलैंड है, ये दुनिया का सबसे, देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ी चौथा ये आइलैंड होने के साथ ही इसका जब हम लोकेशन देखें इंडियन मैप पे तो हम पाते हैं कि ये भारत से पूरी तरीके से जो है समुद्री रास्ते से जुड़ी हुई है। यहाँ से देखें अगर हम मेडागास्कर का और यहाँ से देखें इंडिया का, तो ये पूरा का पूरा जो मार्ग है इनके जो किसी तरीके से जो भी है वो स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है, पूरे के पूरे समुद्र मार्ग से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक और बात करें अगर मेडागास्कर की, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 5,87,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जो जलवायु है ट्रॉपिकल किनारे होने की वजह से यहाँ की जो जलवायु है अंदरूनी क्षेत्रों में समशीतोष्ण है और दक्षिण में देखें तो यहाँ पे शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ की जो इकोनॉमी की बात करें, मेडागास्कर की इकोनॉमी की बात करें, तो यहाँ की जो जीडीपी है वो 18.7 बिलियन डॉलर के करीब है। 18.7 बिलियन डॉलर के साथ मेडागास्कर का जो जीडीपी है वो ग्रोथ कर रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख जो प्रोडक्शन होते हैं वो हैं चावल है, वेनिला कॉफ़ी है, लौंग है, और जो भी आवश्यक तेल जैसे खाद्य तेल होते हैं वो है, ग्रेफाइट है। और पर्यटन और जो वस्त्र उद्योग हैं वो आगे चल कर के काफ़ी जो है मेडागास्कर में जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, मेडागास्कर की पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो शासन है वो अर्ध राष्ट्रपति लोकतांत्रिक गणराज्य है। राष्ट्रपति मुख्यतः यहाँ चुनाव द्वारा 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और यहाँ जो राष्ट्रपति है वो लगातार यूँ कहें या फिर कहें कि जैसे भी हो 2 बार से अधिक नहीं चुने जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अगर मेडागास्कर में ये जो जेनजी संकट हुआ है उसको समझने का, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो मेडागास्कर में हम अगर देखते हैं तो 75% जो है गरीबी रेखा के नीचे लोग निवास करते हैं। यानी कि वो वैसा देश है जहाँ से अगर हम देखें कि 100 लोग हैं उसमें से 75 लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो वहाँ पे लोगों को पानी, बिजली की जो कमी है, जन सुविधाएँ की जो कमी है, हमेशा से मिलती रही है। हमेशा से वो पानी, बिजली से और इन सारी जो सुविधाएँ हैं, उनसे दो-चार होते रहे। इसी को लेकर के वहाँ के जो युवा थे, पानी, बिजली और भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, महँगाई और कमज़ोर सरकारी सेवाओं को लेकर के वहाँ की जो जेन ज़ी है, वहाँ के जो युवा हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट शुरू करने के बाद हुआ ये कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वो वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए। आखिर इस पूरे प्रोटेस्ट में आखिर क्या-क्या चीज़ रहा, उसका आखिर टाइमलाइन अगर देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, तो वहाँ की जो सेना है, वो उनका साथ देने लगे। यहाँ सबसे बड़ा जो बाकियों जो प्रोटेस्ट हमने देखा, जैसे नेपाल में देखा या फिर मोरक्को में देखा, वहाँ की जो सेना थी, वो सरकार के साथ थी, वो प्रोटेस्टर के साथ नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, सबसे पहला डिफ़रेंस यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ की जो सेना है वो जो है प्रोटेस्टर्स का साथ दे रही है और वहाँ की जो कैप्सेट नाम की एक सेना की टुकड़ी थी, राष्ट्रपति ने उसको भंग कर दिया और वो पलायन कर गए, वहाँ से भाग गए। व्यापक हिंसा हुआ है वहाँ पे और संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहाँ पे लगभग 20 से अधिक मौतों का
पुष्टि किया है और लगभग 100 से अधिक लोगों को घायल होने की पुष्टि वहाँ पे की। ये हैं वहाँ के राष्ट्रपति मेडागास्कर के नेरिन राजोलिना, ये जो कि 2024 में प्रेसिडेंट बने हैं। वहाँ के 8वें प्रेसिडेंट बने हैं मेडागास्कर के, जो कि अभी वर्तमान या यूँ कहें कि अब निवर्तमान हो सकते हैं, वो प्रेसिडेंट वहाँ के हैं। आखिर जेन जी का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें अगर हम देखें तो सोशल मीडिया कितना रोल प्ले करता है। अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा था कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुए थे या फिर जो मोरक्को में प्रोटेस्ट हुए थे, वहाँ की जनता, वहाँ के जो जेन जी थे, उन लोगों ने जितने भी सोशल साइट्स हैं, डिस्कॉर्ड और टिकटॉक और इंस्टा, उन सबों का इस्तेमाल किया। तो ठीक उसी तरीके सेम पैटर्न पे यहाँ की जो जेन जी है वो भी फेसबुक और टिकटॉक का इस्तेमाल अपने आप में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कर रही है। वो एक ख़ास किस्म की जो एनिमी या फिर जो कहें कि मीम है, जिसका टर्म उन्होंने डाला है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका एक मीनिंग है वन पीस एनिमी, और उन चिन्हों को वो शेयर कर रहे हैं जिसका प्रतीक है आपस में एकता बनाए रखना। इन सोशल मीडियाओं के जरिए बहुत सारी जो संगठन है जो इन प्रोटेस्ट को ये कहें कि सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनसे जुड़ते हुए चले गए हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो इनके जो मुख्य मांगे हैं वो राष्ट्रपति का इस्तीफा है। राष्ट्रपति का इस्तीफा और पारदर्शी शासन के साथ वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। उनका मांग है कि वहाँ के राष्ट्रपति जो अभी एंडोलिना हैं, वो किसी भी तरीके से जल्दी इस्तीफा दे दे, और वहाँ पे जो शासन है, जो गवर्नमेंट है, वो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की वहाँ पे मांग कर रहे हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट हो वो पूरा का पूरा जो कहें वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उनकी जो सुविधाएं हैं जैसे रोज़गार की हो, पानी हो, बिजली हो, इन सबों का वो जो एक तरह से कहें तो उसमें वो सुविधाएं चाहते हैं। बात करें अगर हम नेपाल और मोरक्को की स्थिति का, कि अगर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हमने देखा कि आखिर मेडागास्कर में भी हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, मोरक्को में हो रहा है, तो उनकी प्रोटेस्ट की अगर हम तुलना करें तो देखते हैं कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सबसे पहला जो ट्रिगर पॉइंट था वो सोशल मीडिया बैन को, जी हाँ, वहाँ पे सोशल मीडिया को बैन किया गया। उसके बाद जेनजी रोड पे उतरे और उन्हीं से जुड़ा हुआ धीरे धीरे उन्होंने करप्शन को ये आधार बनाया, और वहाँ पे जो करप्शन और जन सुविधाएं की कमी का आधार बना करके ये प्रोटेस्ट जो है ऑनलाइन मूवमेंट से फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन के तहत होते होते हुए वायलेंस हुआ, और पीएम और तो जो है वो देखा जाए तो पीएम को वहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ा, और 70 से अधिक जो है वहाँ पे डेथ देखी गई। ठीक उसी तरीके से अगर मोरक्को की बात करें तो यहाँ पे जन स्वास्थ्य को लेकर करके यहाँ पे डिमांड हुआ, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के फिर ये बातें बढ़ी। फिर उन लोगों ने डिस्कॉर्ड और टिकटॉक जैसे जो भी सोशल साइट्स है उसका इस्तेमाल करके उन लोगों ने अपने आप में एक तरह से कहें कि इस मुहिम को, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया, और वो पूरी तरीके से ये जो सोशल मीडिया प्रोटेस्ट था वो सिटी वाइड प्रोटेस्ट में बदल गया। वहाँ पे भी काफ़ी डेथ हुए, और लोग जो है इतने ज़्यादा भयंकर प्रोटेस्ट किए कि सरकार जो है वो गवर्नमेंट जो है डायलॉग करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार हो गए। मुख्य प्रोटेस्ट के बाद हम समझे कि आखिर जो है ये जेएनजी इस प्रोटेस्ट का, जो ये मोरक्को में ये प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर नेपाल में हुआ या फिर ये आपका मेडागास्कर में हुआ, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष में एक ही बात निकलती है कि तीनों देश के जो ट्रिगर पॉइंट थे वो अलग अलग थे, लेकिन जो बेसिक मुद्दे जो मिले, जो आगे जा कर के बढ़ते गए, उनके मुद्दे में जुड़ते गए, वो था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी उदासीनता का जो भी है उसका होना, यानी कि करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट की जो लैकडास्कल जो अप्रोच है उसका आधार बना करके ये जो जेएनजी है वो प्रोटेस्ट करते चले आए। आखिर समझते हैं कि ये जेएनजी प्रोटेस्ट की विशेषताएं क्या हैं, आखिर क्या कारण है कि इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उनकी विशेषताएं क्या, आखिर इसमें क्या फीचर है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें लीडरशिप का अभाव है। ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनमें लीडरशिप का अभाव है, ये डिसेंट्रलाइज हो रही है, इसमें किसी एक लीडर के हाथ में ये प्रोटेस्ट लीड करने का अवसर नहीं मिला है। साथ ही साथ इसमें देखिए तो पॉप कल्चर, मीम्स और डिजिटल जो भी टूल्स है उसका इस्तेमाल कर रहे लोग, जो है मीम शेयर कर रहे हैं, उससे वो अपने प्रोटेस्ट की एकता को बना रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया साइट्स का इसका इस्तेमाल करके कहें कि आजकल के जो टूल हैं उसको एज ए वो हथियार इस प्रोटेस्ट में, जेनजी प्रोटेस्ट में यूज़ करें, यानी कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो पूरी तरीके से मॉडर्न है, और उसका इस्तेमाल कर करके ये कर रहे हैं। हमने समझा कि आखिर ये जेनजी प्रोटेस्ट का जो सबसे बड़ा कारण है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक
उपेक्षा और वैश्विक आंदोलनों से जो ये प्रेरणा हो रही है, ये प्रेरित होकर के ये प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रही है। हम समझेंगे कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट हुए, ये चाहे वो नेपाल में हो, इंडोनेशिया में हो, मोरक्को में हो, आखिर इनसे बाकी जो देश है जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हुए नहीं हैं, या यूँ कहें कि हो सकते हैं, या वैसे देश जो चाहते हैं कि हमें ये नहीं हो, तो उनसे हमें क्या सबक मिलता है, या आप कहें कि इन प्रोटेस्ट से हम क्या सबक लेते हैं। तो ये समझने की बात है कि क्या सरकार को अपने जो नीतिगत बदलाव हैं उनमें सुधार करना चाहिए। उनको जेन ज़ी के जो डिमांड्स हैं, जिस तरह के जनरेशन्स आजकल का डिमांड करती है, जो बेहतर जन सुविधाएँ की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, उनमें उनको काफ़ी ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है इससे हमें मिलता है, ये हमें समझ में आता है कि अगर इस तरीके की कोई देश जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो सरकार जो है काफ़ी जो है कहें कि बातों को इधर-उधर घुमा रही है, जनता जो परेशान है, और जो बेतहाशा अन्य सारी चीज़ों पे खर्च किए जा रहे हैं, या फिर कहें कि पूरी जो सरकार है वो करप्शन में लीन है, तो वैसे वैसे देशों को ये जो प्रोटेस्ट है, सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, वो जो है वार्न करती है, उन्हें इनसे सीख लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, इस जेनजी प्रोटेस्ट को समझने के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। हम चाहते हैं कि जो शिक्षा मार्ग चैनल है वो आप उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको बेहतर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।